और 17 बेटा बात एक ही है, दिखाना जरा। 16 और 17 बेटा बात एक ही है, अगर 17 हो जाएगा तो 16 भी हो जाएगा आपसे ना। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं 2 मिनट में। ठीक है जी। तो 4 डाउट्स हैं, एक एक करके जरा मैं सबको डिस्कस कर रहा हूँ। तुम लोगों को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है तुम्हें, और इसका स्क्रीनशॉट तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो समझने पे ज्यादा ध्यान देना रेदर देन नोट डाउन करने से। घर पे जाके नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर। तो सारे बच्चे जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5। एक लाइन है भाई, वो एक पॉइंट ए से पास कर रही है, -2, 4, -5, एंड दूसरी लाइन के पैरेलल है। दूसरी लाइन की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास? दैट इज x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z - 6/2। z - 6/2। तो मुझे, हाँ बेटा, z + 8/6 है ये। तो कैसे करनी है भाई? मैंने ना तुम लोगों को एक लाइन की इक्वेशन बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की इक्वेशन क्या होगी? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। यहाँ पे a वेक्टर से तो लाइन पास होती है, हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड b वेक्टर के पैरेलल है। तो लाइन का b वेक्टर हमें नहीं पता, बट वो ये कह रहा है कि ये वाली लाइन जो है ना इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि इस लाइन का b वेक्टर ये नीचे वाले पॉइंट होते हैं क्या? इस लाइन का b वेक्टर क्या आएगा? ये आएगा 3i + 5j + 6k, यानी कि ये वाली लाइन b वेक्टर के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर पैरेलल होगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, r वेक्टर इज इक्वल टू 1 को याद है r वेक्टर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, दैट इज -2i + 4j -5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 5j + 6k। पर वो क्वेश्चन में ना कार्टेशियन इक्वेशन मांग रहा है, वो वेक्टर इक्वेशन नहीं मांग रहा। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं? x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन तुम्हारा बच्चों। फिगर आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि फिगर आपको हर क्वेश्चन में बनानी है 3D के अंदर। अगर आपने हर क्वेश्चन में फिगर नहीं बनाई तो बेटा गड़बड़ होगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे। 3D बेसिक है काफी, यहाँ हाँ यहाँ पर काफी बेटा बेसिक है। अभी जो बाहर से आता है आज मैं आपको एक बार टॉपिक करवाऊंगा अभी, क्योंकि एनसीईआरटी से 3D नहीं आता है जनरली ना, बहुत ही कम आता है। जो बाहर से आता है उसको समझने के लिए आप बिना डायग्राम के आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो जैसे मैंने बनाया अभी, ठीक है ना। तुम्हें एग्जैक्टली वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15वां 17वां 12वां भी भाई इसके बाद तुम्हारा डाउट है। सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं। हाँ तो अच्छा एक दो चीजें और जो मैंने देखी भी थी भाई, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। तुम लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ ना फॉर्मूले, उसके अलावा तुम्हें कोई और फॉर्मूला नहीं देखना है। चाहे एनसीईआरटी में 100 फॉर्मूले क्यों ना दे रखे हो, तुम्हें वो 100 के 100 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उन 100 के बदले तुम्हें 10 भी करवाए तो तुम्हें बस 10 ही फॉर्मूले याद करने हैं। और कभी कभार हो सकता है कि एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दे रखा और मैंने उससे रिलेटेड तुम्हें 5 फॉर्मूले करवा रखे, तो तुम्हें 5 याद करने हैं।
जितना मैं करवा रहा हूं ना वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम उसके अलावा किसी और तरीके से करने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें चैप्टर समझ में ना आए। इस चैप्टर के अंदर मैं फॉर्मूलेस कम करवाऊंगा, जैसे कि मैंने काफी क्वेश्चंस के अंदर, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी करवाया था, मैंने कार्टेशियन फॉर्म नहीं करवाई थी। जैसे एनसीईआरटी के अंदर जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस का कार्टेशियन फॉर्म भी है, बट मैंने कार्टेशियन फॉर्म ना करवा के मैंने सिर्फ तुम्हें वेक्टर फॉर्म करवाया है। तो वेक्टर फॉर्म ही तुम्हें करना है। मैंने तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का वेक्टर फॉर्म करवाया, कार्टेशियन फॉर्म नहीं करवाया, तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म ही करना है, कार्टेशियन फॉर्म नहीं करना तुम्हें। क्योंकि अगर ऐसे में हर एक फॉर्म अगर मैं लिखवाऊं और हर एक फॉर्म को मैं तुम्हें याद करने के लिए दूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर तुम्हें रट्टाफिकेशन वाली चीज आ जाएगी। तो जहां रट्टाफिकेशन करना है वहां पे रट्टाफिकेशन करेंगे, जहां पे समझना है वहां पे हम समझेंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कह रहा है दो लाइन आपके पास है। पहली लाइन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। पहली लाइन है हमारे पास। और दूसरी लाइन है भाई 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 1। ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही हैं, तो मुझे p की वैल्यू बतानी है। अगर these two lines are intersecting right angle, 6 minus z upon 5 है। ये 5 है। शाबाश, यानी सो नहीं रहा। वेरी गुड। यहाँ बच्चे आते हैं क्लास में सो जाते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है मेरे बच्चों की। क्लास में सोते जाना है, पढ़ते कम है। यार ये टैलेंट ना रखो। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जनरली क्या होता है ना, मैं बच्चों को होमवर्क देता हूं, जैसे तुम लोगों को भी आज मैंने पकड़ा, तो मैं होमवर्क देता हूं तो मैं सारी चीजें एकदम से नहीं बताता। मैं कुछ एक टॉपिक छोड़ लेता हूं, और वो कुछ टॉपिक मैंने छोड़ा था जिससे हमें पता। और फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना सारा कुछ करके आ जाते हैं जो मैंने नहीं भी पढ़ाया होता है। तो आज यही हुआ बेटा, सौम्या तुमने वही करा जो मैंने नहीं पढ़ाया। और मुझे एक्चुअली टीचर को पता रहता है कि भाई बच्चे की क्या कमी है और क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। तो जब भी तुम लोग मुझे होमवर्क भेजो ना बच्चों, ऑनलाइन वालों से मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के ट्राई करके भेजा करो, चीटिंग करके मत भेजो। क्योंकि जब तुम चीटिंग करके भेजो तो मुझे पता चल जाना है, जैसा मैंने पकड़ लिया आज। तो चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम गलती कर दोगे। चीटिंग करते हो हम दिमाग नहीं लगाते हैं बेटा, कुछ एक बच्चे दिमाग लगा जाते हैं जो बता देते हैं फिर हैं। भावना तूने चीटिंग तो नहीं करी थी ना बेटा? चलो ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने खुद से करा तो वेल गुड, वरना ये ऐसा क्वेश्चन था जो अगर तुम फर्स्ट टाइम करते हो बिना दिमाग, क्योंकि जनरली बच्चों के पास फर्स्ट टाइम में वो गलतियां करते हैं, अदरवाइज तुम बच्चे नहीं, तुम फिर टीचर होते हैं, है ना? हाँ नहीं, वो मैंने पढ़ा दिया बेटा। बच्चों आपको याद होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? वो होती है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इज इक्वल टू लैम्डा होती है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी है बेटा। जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं लगा सकते। एंगल बिटवीन टू लाइंस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, यही बताया था ना मैंने। तो जब ये है ही उस वाली फॉर्म में तो आपने कैसे लगा दिया फॉर्मूला? तो शायद तुमने ये गलती करी है, दिस इज योर मिस्टेक। तो इससे पता चल जाता है कि आपने ईमानदारी से क्वेश्चन करा है। गलतियां करना इंपॉर्टेंट है रेदर देन गलतियों को छुपाकर सही चीज करना। सही करने से कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है बेटा। गलतियां करो जितनी कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। x के साथ 1 होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट -1 नहीं 1 होना चाहिए, तो मैं -1 कॉमन ले रहा हूं। x -1 और जो माइनस आ रहा है वो डिवाइड में जाएगा, इज अपॉन -3। y के साथ 7 कॉमन ले लीजिए, y -2 अपॉन 2, और जो 7 कॉमन ले रहा हूं बेटा वो 2p के साथ जाएगा डिवाइड में, 2p बाय 7। ये 7 सबसे ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू z -3 अपॉन 2। ये पहली लाइन की इक्वेशन है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे अगर हम तो -7 कॉमन आ रहा है, x -1 अपॉन -3p बाय 7 इज इक्वल टू y -5 अपॉन 1 इज इक्वल टू
z माइनस 6, जो माइनस है ना उसको मैं नीचे भेज रहा हूं। बताइए क्या मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे निकाला, ये सबको क्लियर है? नाउ अब हमें पता है कि b1 क्या होता है। b1 होता है पहली लाइन के अंदर जो डिनोमिनेटर में होते हैं ना, वो आपके b1 के कोफिशिएंट होता है, दैट इज -3i प्लस 2p/7j प्लस 2k। दिस इज b1 वेक्टर। b2 वेक्टर क्या होता है, जो सेकंड उसमें लाइन में -3p/7i प्लस j -5k। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होती हैं तो b1 डॉट b2 क्या होगा, 0। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर सो b1 डॉट b2 विल बी इक्वल टू 0। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i वाले से मल्टीप्लाई होता है, यानी 9p/7 प्लस j वाले से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2p/1 प्लस k वाले से मल्टीप्लाई होता है, यानी -10 इज इक्वल टू 0। एक एलसीएम ये क्या है, 2p/7 तो नहीं होगा, ये दिमाग कहां है तुम लोगों का, है क्लास में ध्यान नहीं देते हो। 11p/7 इज इक्वल टू 10, 7 की p की वैल्यू निकाल लो, 70/11 आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी चीज क्या थी कि हमें बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, आफ्टर दैट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। समझ में आया भाई सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताएंगे सारे बच्चे भाई। लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे सारे के सारे। लास्ट स्टेप दोबारा बता रहा हूं बेटा मैं। b1 डॉट b2 हम निकालते हैं बेटा, ठीक ना। तो i वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तो -3 को -3p/7 से मल्टीप्लाई करो, तो -3p × -3p/7 यानी 9p/7 प्लस j वाली टर्म को j वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो प्लस k वाली टर्म को k वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 0। फिर p की वैल्यू निकाल लो, ठीक ना। 23 बच्चों का रिप्लाई आया है, क्लास में 35 बच्चे हैं, सो रहे हैं क्या? बाकी भी कंफर्म कर दो, समझ में आया नहीं आया भाई? बाकी लोग ठीक है बच्चे। एक चीज और मैं बता रहा हूं, 15 नवंबर से मैं क्रैश कोर्स 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स 1 में सारा सिलेबस एक बार दोबारा हम कवर करेंगे, जिसके अंदर जो भी तुम्हारे कुछ टॉपिक छूट गए होंगे वो वाले टॉपिक तुम्हारे दोबारा से हो जाएंगे, और इसमें सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम कवर करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। बुक 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बुक 1 को करे हुए बहुत दिन हो गए, तो बुक 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से कंटिन्यूअसली हम चलेंगे, ठीक है। टारगेट रहेगा कि हम 2 महीने में क्रैश कोर्स 1 खत्म कर दें। तो 15 नवंबर से स्टार्ट होगा तो 15 जनवरी में हमारे 2 महीने खत्म हो जाएंगे। 15 जनवरी तक क्रैश कोर्स 1 हमारा खत्म हो जाएगा। क्रैश कोर्स 1 खत्म होते ही हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जो फाइनल बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए होंगी। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्रैश कोर्स 1 जरूर वो मतलब लें, क्योंकि इसके अंदर जो छोटी मोटी कमियां होती है ना पूरी दूर हो जाती है। जो 100 अभी तक तो कोई भी बच्चा तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं कि जो 100 में 100 नंबर वाला है, फिर किसी की परफेक्ट तैयारी हो ही नहीं पाई है। क्रैश काफी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी छूट गई हैं, किसी का कोई टॉपिक छूट गया तो किसी का कोई टॉपिक छूट गया। तो क्रैश कोर्स 1 में वो सारी की सारी कमियां दूर कर लेना, और जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी वो तुम्हें रिवाइज भी हो जाएंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में भी आ जाएंगे। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्रैश कोर्स 1 को जरूर करें, स्टार्ट करें। अप्रैल में नहीं हो रहे हैं बेटा एग्जाम, गलत सोच है, तुम्हारे मार्च में ही होंगे जैसा पहले हो रहे थे। इसके बाद में यू हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 17। 15वां और 17वां दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17वां बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15वां अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है 2 लाइंस के बीच का, और दोनों लाइंस की इक्वेशन में लिख रहा हूं। पहली लाइन है भैया आपके पास L1, दैट इज
आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2 जे प्लस 3 माइनस 2 टी के। पहली लाइन की इक्वेशन। दूसरी लाइन की इक्वेशन में आर वेक्टर इज इक्वल टू एस प्लस 1 आई प्लस 2s माइनस 1 जे प्लस माइनस 2s माइनस 1 2s प्लस 1 के। हमें इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सेम था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं? तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लाइन की? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। नींद आ रही है? नींद भगा दूं? दोनों को नींद आ रही है? नींद आए तो बता दो भाई। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आप देख लो बी वेक्टर के साथ में कांस्टेंट लैम्डा आ रहा है। अब ये लैम्डा आपका कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट यहाँ पर पहली इक्वेशन में कांस्टेंट आपका टी है और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट एस है आपका। ठीक है? हाँ जी, क्लास ही ओवर हो गई। अभी तो 10 मिनट है भाई, 10 मिनट में दोबारा लॉगिन कर लेना। चलिए कैसे करेंगे? तो इस वाली फॉर्म में देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। लाइन 1 को कंसीडर करके सारे के सारे ब्रैकेट्स खोल रहा हूं। कंसीडर L1। तो R वेक्टर इज इक्वल टू सारे ब्रैकेट खोल दो I माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2t के। सारे ब्रैकेट मैंने खोल दिए। अब इसमें क्या करना है आपको? आई वाले सारे एक साथ लेने हैं, जे मतलब टी के अलावा सारे एक साथ लेने हैं। यानी आई क्या है? माइनस 2j प्लस 3k प्लस टी ब्रैकेट माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। जो जो टी वाली टर्म्स थी उनको मैंने अंडरलाइन करके उनमें से टी कॉमन ले लिया। फिर क्या बच रहा है? माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। तो इस तरीके से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अब मुझे पता है यहां पर a1 मेरे पास वेक्टर होगा ये वाला, यानी i माइनस 2j प्लस 3k एंड b1 वेक्टर ये वाला होगा, दैट इज माइनस i प्लस j माइनस 2k। ये क्लियर हुआ ना सबको कि मैंने किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके तुम्हें a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर में कन्वर्ट करा एंड मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया a1 और b1, है ना? चालाकी करिए मैंने। यही चालाकी आपको सेकंड इक्वेशन में करनी है। कैसे करेंगे भाई? नाउ कंसीडर L2। सारे के सारे ब्रैकेट्स खोल दीजिए। R वेक्टर इज इक्वल टू एस आई प्लस आई प्लस 2sj माइनस j माइनस 2sk प्लस माइनस k। ठीक है ना? सारे यहां पे कांस्टेंट s है, तो s के अलावा s वाले को अंडरलाइन कर दो और रिमेनिंग सारे को एक साथ लिख दो। i माइनस j माइनस k, ये सारा एक साथ गया, प्लस s कॉमन आ रहा है, यहां पर आ रहा है i प्लस 2j माइनस 2k। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यहां से a2 वेक्टर मिल जाएगा। a2 वेक्टर क्या है? माइनस आई माइनस जे माइनस के। एंड b2 वेक्टर क्या है भाई तुम्हारे पास? यहां पर b2 वेक्टर है तुम्हारे पास i प्लस 2j माइनस 2k। बताइए भाई, ये भी सबको क्लियर है? जिसको पहली इक्वेशन में नहीं समझ में आया होगा सेकंड इक्वेशन में क्लियर हो गया होगा भाई कि क्या होता है i a1 और क्या होता है a2, क्या होता है b1, क्या होता है b2। सबको क्लियर है ना? हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? फॉर्मूला था d दैट इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। यही था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो वही लगा लेते हैं आप देखो जरा a2 माइनस a1 निकाल लो पहले। व्हाट इज a2 माइनस a1? a2 माइनस a1 नाउ जरा a2 में से a1 माइनस कर देना। i में से i जाएगा 0i
माइनस जे माइनस 2j, माइनस जे माइनस ऑफ माइनस 2j, तो प्लस जे हो जाएगा, फिर माइनस के माइनस 3k, तो माइनस 4k हो जाएगा। क्लियर हुआ? a2 माइनस a1 है ना। इसके बाद में फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट का साइन i कैप j कैप k कैप, b1 के सारे कोफिशिएंट, b1 के सारे कोफिशिएंट होंगे -1 1 और -2, -1 1 और -2, b2 के सारे कोफिशिएंट 1 2 -2, है ना। खोल दे जरा सारे के सारे ब्रैकेट्स, देखो जरा क्या आएगा। i कैप दैट इज इक्वल टू, ये कॉलम क्या, ये हो गया -2 माइनस ऑफ -2 -4, तो -2 + 4, फिर -j, ये कॉलम क्या, ये हो गया +2 + 2, तो +4 हो गया भैया। जस्ट अ मिनट, हाँ मन भाई बोल, जल्दी बोल। ठीक है ठीक है, हाँ भाई। तो क्या आ रहा है? i, ये कॉलम क्या, ये हो गया -2 + 4 हो गया, फिर -j वाले केस में ये वाला कॉलम और ये वाली रो जाएगी, तो -2 सॉरी +2 + 2, फिर प्लस में के, ये कॉलम और ये रो गया -2 प्लस में माइनस में 1, तो कितना आ रहा है मेरे पास? ये मेरे पास आ रहा i कैप ब्रैकेट में 2, फिर -4j, फिर -3k, तो ये मेरे पास आया भाई b1 क्रॉस b2। आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई b1 क्रॉस b2 हमने कैसे निकाला है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूले के हिसाब से, देखो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जरा निकाल लो यार मैग्नीट्यूड भाई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, तो √29 आ गया जी। नाउ फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज व्हाट? a2 माइनस a1 है हमारे पास। लॉग आउट होने वाले होंगे हम थोड़ी देर में, लॉग इन जरूर करना, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर के टॉपिक्स होना स्टार्ट होंगे। एनसीईआरटी का एक टॉपिक खत्म हो गया, एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है लाइन, तो लाइन के सारे बाहर के कॉन्सेप्ट होंगे अभी। तो 0i प्लस j -4k डॉट b1 क्रॉस b2 क्या है? 2i माइनस 4j माइनस 3k, 2i -4j माइनस 3k होल डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड तो आना ही आना है, होल डिवाइड बाय में जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √29। कितनी आ रही है डी भाई मेरे पास? i वाले का डॉट प्रोडक्ट i वाले से 0, j वाले का डॉट प्रोडक्ट j वाले से -4, k वाले का k वाले से, तो यानी कि +12 अपॉन √29। क्या बच रहा है? d इज इक्वल टू 8 अपॉन √29, रैशनलाइज कर दीजिए, 8 √29 अपॉन 29 यूनिट्स। बताइए भाई क्या ये सबको क्लियर है? और अगर क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डालिए, कोई डाउट है तो वो पूछिए। एनीबॉडी, एनी डाउट हियर? कोई भी डाउट है प्लीज मुझसे दोबारा पूछ लेंगे, क्लियर है तो वो बताइए। आप लोग बताओ, क्लियर हो गया? सर जब आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में b1 into b2 किया था, तो आपने ये वाला नहीं करा था दूसरा वाला? जैसे आपने इसमें b1 into b2 किया था ना, तो आपने यहाँ पर ऐसे किया है, मतलब ये बना के मैट्रिक्स बना के यहाँ पर नहीं किया। बेटा वो है क्रॉस प्रोडक्ट, ये है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं। आपने वेक्टर नहीं पढ़ा ना?
इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट करके होता है। डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, गुड। ये डाउट बेटा छोटे छोटे को पूछ लिया करो, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। बस 17 रिप्लाई आए। क्या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं क्या, सुपर इंटेलिजेंट हो गए हैं? 1 मिनट के अंदर लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना। मैं करवाऊंगा लाइन के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो बाहर से आते हैं। चलिए जल्दी से लॉग आउट होकर लॉग इन हो रहे हैं हम लोग। कितने आ गए? तीस के ऊपर आए तो कर दें, अलाउ। चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अब जो मैं कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी के बाहर के हैं। एनसीईआरटी में ये टॉपिक इतना ही था, इसके अलावा एनसीईआरटी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बच्चों, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको।
स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है जनरल पॉइंट्स ऑन लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन दी जाएगी और वो बोलेगा भाई लाइन के जनरल पॉइंट्स निकालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पॉइंट? जनरल पॉइंट का मतलब होता है बच्चों आपका जो लाइन आपको दी जाती है ना उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको सेटिस्फाई करते हैं आपके जनरल पॉइंट्स। जितने भी आपके एक्स वाई जेड होंगे ना उन सबको जनरल पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई करेंगे। हर पॉइंट ऑन द लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जैसे लाइन है तुम्हारे पास, इस लाइन की तुम्हें वेक्टर इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा आपका स्टेप 1 फाइंड। ये तो इतना लेट आते हैं ना क्लास के अंदर। हिमांशु ये हाँ भाई, पहला स्टेप तुम्हारा क्या है? फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन में निकालनी आती है। कैसे निकालते हैं भाई? ये होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। पहला। फिर स्टेप 2 में क्या करते हो बेटा? ये जो आपने कार्टेशियन इक्वेशन निकाली है ना इसके अंदर पहले वाला पार्ट को भी लैम्डा के बराबर डालो, दूसरे वाले पार्ट को भी और तीसरे वाले पार्ट को भी। x y z की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। आपको क्या करना है? आपको x y z इन तीनों की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। कैसे निकालोगे वो भी देख लेते हैं जरा। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। क्या आ जाएगी x की वैल्यू भाई? यहां से a लैम्डा प्लस x1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? b लैम्डा प्लस y1 एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? c लैम्डा प्लस z। ये जो पॉइंट्स आए हैं आपके x y z के यही आपके होते हैं बच्चों जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन। यानी ये जो x है, ये जो y है और ये जो z है, ये लाइन के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा आपका। इसको हम कहते हैं बच्चों जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी दीपांशु बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो आप? नहीं, लैम्डा की वैल्यू नहीं दी होगी। मैं आपको जैसे क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, तुम्हारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, तुम्हें इसके जनरल पॉइंट्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे भाई सॉल्यूशन? सबसे पहले क्या बताया गया आपको भाई कि आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे कार्टेशियन इक्वेशन? x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 z माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस कार्टेशियन इक्वेशन को यूज करके आपको क्या निकालनी है? एक्स वाई जेड की वैल्यू। ना x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 लैम्डा प्लस में 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लैम्डा प्लस में 3। एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3 लैम्डा प्लस में 4। यही आपके जनरल पॉइंट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि जनरल पॉइंट्स क्या होते हैं। एनीबडी एनी डाउट इन जनरल पॉइंट्स? एनीबडी? क्या जनरल पॉइंट सबको क्लियर है?
बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जनरल पॉइंट्स के बाद में अब जो आपका मैं आज एक लास्ट टॉपिक और करवाऊंगा, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। जरा ये देख लेते हैं। समय बचा तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, बच्चों अगला टॉपिक है तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू लाइन। दो लाइंस का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे जरा वो देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। दो तरीके से बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया अभी तक की हिस्ट्री के अंदर। वो दो तरीके क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक तरीका तो ये पूछा गया है, आपको दो लाइन की इक्वेशन दे दी गई है और पूछा गया है कि बताओ कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एक केस में तो आपको बस ये बताना है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो ये बताने के लिए भाई लाइंस इंटरसेक्ट है या नहीं, आपके पास दो तरीके हैं, जिसमें एक तरीका आप कर चुके हो। क्या तरीका? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आप कर चुके हो ना। अगर आप दो लाइंस के बीच का, जैसे ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस स्क्यू लाइंस है, आपको पता है ना, ये स्पेस में टच नहीं कर रही, बट इसलिए आपने डिस्टेंस निकाल लिया। अगर बाय चांस ये एक दूसरे को टच कर रही होती तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? 0। यानी if two skew lines are intersecting each other then distance between them will be 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप कर चुके हो ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस निकाल लो। अगर ये चेक करना है कि इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर डिस्टेंस 0 आ जाता है देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। डिस्टेंस 0 नहीं आता तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। पहले केस में तो बस आपसे यही पूछा जाएगा कि इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। यही आता है 6 नंबर का जनरली। एक और टॉपिक इसके बाद में है पुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन लाइन, वो भी 6 नंबर का टॉपिक है। पर ये समझते हैं पहले कि भाई ये आइडिया तो कैसे करेंगे और किस तरीके से हम फॉलो करेंगे एक एक स्टेप को। स्टेप 1, सबसे पहले आपको जो दो लाइंस दे रखी हैं उनकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइंस। निकाल लोगे? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो भाई? अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन आप कैसे निकालोगे। सेकंड केस, आप दोनों लाइंस के इस तरीके से जनरल पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है। जैसे मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली ना, कार्टेशियन फॉर्म से आप दोनों लाइंस के जनरल पॉइंट्स निकाल लो। फाइंड जनरल पॉइंट्स ऑफ बोथ लाइंस। भाई आपने दोनों लाइंस के जनरल पॉइंट्स भी निकाल लिए, ठीक है। एक्स वाई जेड पहली लाइन की इक्वेशन में आएगा, है ना, जिसमें लैम्डा आएगा। दूसरी लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड आएगा, जिसमें म्यू आएगा, क्योंकि दो लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, एक लैम्डा की फॉर्म में, एक म्यू की टर्म्स में, ठीक है। तीसरे केस में आपके पास एक वैल्यू x की आई है लैम्डा की टर्म्स में और एक वैल्यू आई है x की म्यू की टर्म्स में। तो दोनों के x को इक्वेट करो एंड दोनों के y को इक्वेट करो, ठीक है ना। इक्वेट बोथ x एंड बोथ y
टू ईच अदर, है ना, सो दैट टू गेट, हमें क्या मिलेगा, टू गेट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन लैम्डा एंड म्यू। आपको दो इक्वेशंस मिलेगी भाई लैम्डा और म्यू की टर्म्स में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको मिल जाएगी। फोर्थ स्टेप में सॉल्व द इक्वेशंस obtained above to get लैम्डा एंड म्यू। आपको लैम्डा और म्यू दोनों मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के दो, मतलब इंटरसेक्शन बताने के दो तरीके। एक तरीका तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। अब एक तरीका क्या है, दोनों के दोनों x के कोफिशिएंट और दोनों के दोनों y के कोफिशिएंट को आपने इक्वेट कर दिया है और आपके पास लैम्डा और म्यू आ गया। इस लैम्डा एंड म्यू को आप z में पुट करेंगे, क्योंकि आपके पास दोनों इक्वेशंस के z भी तो आएंगे। इस पहली वाली इक्वेशन में आप लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी वाली इक्वेशन में जो z की टर्म्स में आया था उसमें आप म्यू पुट कर दो, आपको z के कोऑर्डिनेट मिलेंगे दोनों इक्वेशंस के। अगर दोनों इक्वेशंस के z के कोऑर्डिनेट सेम आ जाते हैं तब तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। z के कोऑर्डिनेट सेम नहीं आते हैं तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। मैंने क्या बोला, पुट लैम्डा जो आया था एंड म्यू जो आया है इन z कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ इक्वेशन, है ना। इफ both z coordinates are same, then lines are intersecting. Lines are intersecting, otherwise not. अगर सेम नहीं आ रहे तो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। छठा स्टेप, for intersection point आपके पास जो जनरल पॉइंट्स आए थे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू, उसके अंदर अगर आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दोगे यू विल गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। पुट लैम्डा, या तो लैम्डा पुट करेंगे या फिर म्यू पुट करेंगे इन जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन। तो बच्चों ये 6 नंबर का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लिखाया है। 6 स्टेप लगेंगे इन 6 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। अगर आप लोगों ने 6 स्टेप्स को यूज करना सीख गए तब तो आप राजा हो बेटा इस टॉपिक पे। नहीं सीखे तो आप कुछ भी नहीं हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे इसका आंसर ला कर देंगे। आप लोग वो लाए हो वही बुक अरियंत वाली, मैंने कहा था ना लेकर आनी है, अगली बार से लेकर आ जाना। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। जस्ट अ मिनट, नोट डाउन कर लेना इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, शो दैट द लाइंस की इक्वेशन है x + 1/3
इज इक्वल टू y प्लस 3/5 इज इक्वल टू z प्लस 5/7 एंड दूसरी लाइन है हमारे पास x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 4/3 इज इक्वल टू z माइनस 6/5 आर intersecting. Also find the point of intersection. Also find points of intersecting. आप लोगों को दोनों तरीके से करना है। पहले तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर देखिएगा कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, फिर आप जो मैंने कंप्लीट मेथड बताया था उस तरीके से, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको स्टेप 6 यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज की क्लास का एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो मैंने आज करवाया सेम चीज आप लोग घर पे रिपीट करें, सो दैट आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, और टॉपिक्स को रिपीट करें दोबारा से जो भी मैंने करवाया, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में लाइन का एक और कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। ठीक है, लाइन का एक और कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद में लाइन खत्म हो जाएगा। लाइन से बाहर से कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैंने बताया ना, इसके बाद में फिर लाइन खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद प्लेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।